हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की साइंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि जो मनुष्य होता है वो कैसे सांस लेता है, कैसे हमारा जो श्वसन प्रक्रम होता है या श्वसन तंत्र है वो कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी आदि जंतुओं की वक्ष गुफाओं में मनुष्यों की भांति क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। हमने देखा था अपनी पिछली कक्षा में कि हम क्या करते हैं, हम फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। हमारी वक्ष गुफा होती है जिसमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन को रखते हैं या सांस लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको फेफड़ों में एकत्रित करते हैं, या फेफड़े जो हमारे होते हैं वो सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही जो क्या होते हैं, हाथी होता है, शेर होता है, गाय होती है, बकरी, मेंढक, छिपकली और सर्प और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वे सभी भी क्या करते हैं? उन सभी में भी मनुष्यों की भांति क्या होते हैं? इन सभी में मनुष्यों के भांति होते हैं फेफड़े। जीव श्वसन कैसे करते हैं? तो जो ये जीव जंतु हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? हाँ, श्वसन अंग तो होते हैं, लेकिन क्या मनुष्यों के ही जैसे होते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच, आप लोगों को भी कॉकरोच से डर लगता होगा ना, सबको लगता है। तो जो कॉकरोच है वो कैसे सांस लेता है? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो कॉकरोच होता है उसके शरीर पे क्या होते हैं, जो उसकी बाहरी सतह होती है उस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं, और जो अन्य कीट होते हैं कॉकरोच की तरह वो भी क्या करते हैं? उनके शरीर में भी क्या होते हैं? ऐसे ही छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास छिद्र या श्वास रंध्र, इन छिद्रों को क्या कहते हैं? इन छिद्रों को कहते हैं श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। जो कॉकरोच होता है या ऐसे कीट होते हैं उनकी जो सतह होती है, पार्श्व सतह होती है, उस पे क्या होते हैं? उस पे होते हैं छोटे छोटे छिद्र। जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी सहायता से वो क्या करता है? वो सांस लेता है। इन छिद्रों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनको श्वास रंध्र। ये श्वास रंध्र क्या होते हैं? कीटों में जो गैस है, जो वो गैस का ऑक्सीजन गैस को जो ग्रहण कर रहे हैं उसको कीटों में गैस के विनिमय के लिए, और जैसे हमने देखा था कि हमारी बॉडी में क्या थी? ग्रसिका थी, नासा द्वार था, वैसे ही जो कीट है उनकी बॉडी में श्वास रंध्र है। फिर गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। और ये जो जाल कीटों के पूरी बॉडी में बिछा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्वास प्रणाली या वातक। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। जो कीट होते हैं उनमें श्वास रंध्रों द्वारा क्या होती है? श्वास अंदर जाती है और फिर क्या होती है? विभिन्न, जैसे ही श्वास अंदर गई उसके बाद क्या हुआ कि जो शरीर के विभिन्न ऊतक थे उन तक श्वास क्या हुई? विस्तृत हुई, यानी पहुंच गई। और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भी क्या होती है? जो श्वास है वो पहुंच जाती है। हमने पढ़ा है कि कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी क्या होती है? श्वास नालों से आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। जैसे हमारी बॉडी में नासा द्वार से क्या होती है? ऑक्सीजन आती है, फिर नासा द्वार से ही क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है। वैसे ही इन कीटों में भी क्या होती है? कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है।
श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल, जो जाल था उसको क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल, केवल कीटों में ही पाए जाते हैं और सिर्फ कीटों में ही क्या होता है, ये श्वास रंध्र या श्वास जो प्रणाल है वो पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है और जो जंतु होते हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। उनमें न तो श्वास रंध्र होते हैं, न ही श्वास प्रणाल होता है। अब देखते हैं जो केंचुआ होता है वो कैसे श्वास लेता है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वास लेता है। जो केंचुआ होता है वो क्या करता है, वो अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। केंचुआ की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है, आर्द्र और अम्लयुक्त प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वास करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मित होते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, जो कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है श्वास जाल, श्वास रंध्र। लेकिन जो केंचुआ होता है वो क्या करता है, वो अपनी त्वचा से ही क्या करता है, त्वचा से ही सांस लेता है। और जो मेंढक होता है वो क्या करता है, उसमें एक तो मनुष्यों की तरह, जैसे हमने देखा कि मनुष्य में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, वैसे मेंढक में भी क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। वे अपनी त्वचा से भी श्वास लेते हैं और जो मेंढक होता है वो अपनी त्वचा से भी क्या करता है, श्वास लेता है। जल में श्वसन, अब जो जल में रहते हैं जीव जंतु जैसे मछली है, मेंढक भी कभी कभी जल में रहता है, तो जो मछलियां हैं वो कैसे श्वसन करती हैं, चलिए देखते हैं। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं? क्या जो मनुष्य है वो जल में श्वसन कर सकता है तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? क्या हम जल में रहकर श्वसन कर सकते हैं? अगर हम कभी स्विमिंग करने जाते हैं तो क्या हम बहुत देर तक जल में रह सकते हैं? नहीं, हम जल में बहुत देर तक नहीं रह सकते, यानी हम जल में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो जो जल में रहने वाले जीव हैं वो कैसे श्वास करते हैं या कैसे श्वसन करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मछली होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं क्लोम या गिल। क्या होते हैं, क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है और जो क्लोम होते हैं वो क्या करते हैं, वो मछलियों की हेल्प करते हैं जो जल में ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करने में। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और जो क्लोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो मछली की जो बॉडी होती है उसमें बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती हैं जो गैस विनिमय में सहायता करती हैं। जो क्लोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो त्वचा से बाहर निकले होते हैं और जो मछलियां होती हैं वो क्लोम की सहायता से क्या करती हैं, श्वास लेती हैं। और जो श्वास होता है वो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। जो क्लोम होते हैं मछलियों के, उनमें क्या होती है, बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती है। उनकी सहायता से जो गैस का क्या करते हैं, ये विनिमय करते हैं। यानी कि जो मछली होती है वो कैसे श्वास लेती है, वो अपने गलफड़े या गिल या क्लोम जिन्हें कहेंगे हम, उनकी सहायता से सांस लेती है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अब हमने देख लिया कि मनुष्य श्वसन करता है, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, हम श्वसन करते हैं, कॉकरोच श्वसन करता है, हाथी, शेर, अनेक जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मछलियां श्वसन करती हैं। लेकिन क्या जो पेड़ पौधे हैं वो भी श्वसन करते हैं? आइए जानते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी किस किस श्रेणी में आते हैं, वो भी सभी श्रेणी में आते हैं, जीवित, सजीव। अब देखिए मेरे हाथ पे पेन है, तो क्या ये जीवित है? नहीं। ये सांस लेती होंगी? ये सांस नहीं लेती है। यानी सिर्फ जो जीवित होते हैं वही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जो पादप हैं वो भी क्या है, वो भी जीवित हैं या सजीव हैं। जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं
ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का ही उपयोग अन्य जीवों की भांति होता है। अब जो पादप होते हैं वो तो दिन में क्या करते हैं, दिन में अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब वो दिन में भोजन बनाते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उनको भोजन बनाने में मदद करती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में मदद करती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। वो मनुष्यों की तरह ही और अन्य जीव जंतुओं की तरह जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में, जीव जंतुओं की बॉडी में एक सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका, वैसे ही पेड़ पौधों में भी क्या होती है, कोशिका होती है। जो ये कोशिका होती है ये क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करती हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं। फिर वही प्रोसेस जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या कर लेती हैं, विखंडित कर लेती हैं। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका प्रत्येक अंग क्या करता है, वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। यानी हमारी तरह पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तभी कहते हैं कि कभी भी रात को हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो पेड़ होगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हमने पादपों में पोषण, जो कि हमारा पहला अध्याय था, उसमें ये पढ़ा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या होते हैं, उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र को क्या कहते हैं, इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। तो जो रंध्र होते हैं पादपों की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जैसे अन्य जीव जंतुओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पेड़ पौधों को भी किस चीज की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेती है, और जो मूल मृदा के कण होते हैं वो क्या करते हैं कि वायु में उपस्थित खाली स्थान को ऑक्सीजन से भर लेते हैं। जो पेड़ पौधों में वायु अवकाशों में जो खाली स्थान होता है उसको ऑक्सीजन की सहायता से भर लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक मात्रा में पानी डाल दें तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम अत्यधिक पानी दे देंगे तो जो उसका वायु अवकाश है वो क्या करेगा, वो नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि मूल क्या करते हैं, मृदा कणों के बीच में खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमने इस अध्याय जीवों में श्वसन में क्या पढ़ा कि हमें श्वास क्यों करना चाहिए, श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम श्वास कैसे करते हैं, कैसे जो अन्य जीव जंतु हैं यानी कॉकरोच, मछली और अन्य जीव जंतु श्वास लेते हैं, कैसे जो पेड़ पौधे हैं वे श्वास लेते हैं, और श्वास क्या है, हम सबको जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सब भी क्या करेंगे, जब भी हम सब सांस ले तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारी श्वास दर क्या है। हमारी श्वास दर अमूमन 15 से लेकर 18 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या है, स्वस्थ हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट कक्षा में, जिसमें हम क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 चैप्टर्स
चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए हम सांस क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, और विभिन्न जो क्रियाकलाप मैंने आप लोगों को समझाए उनको एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।